भारतीय संविधान अंतिम व्यक्ति को भी रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और न्याय की गारंटी देता है। अगर कोई कहते नहीं देता तो आओ आर्टिकल पढ़वा देता हूं। भारतीय संविधान अंतिम व्यक्ति की भी रक्षा करता है, लेकिन फिर भी देश में अन्याय, अत्याचार, दुर्जाति होती है। इसका कारण यह है जो बाबा साहब अम्बेडकर हमें सचेत करके गए थे कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक उसको चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, तो अंत संविधान क्या साबित होगा? बुरा। संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले हाथ अच्छे हैं, उनकी नीयत अच्छी है, उनकी नीति अच्छी है, तो अंत संविधान क्या साबित होगा? अच्छा। ये लड़ाई, ये आंदोलन तभी सफल होगा। मेरे रहबर भी कहा करते थे कि जब इस आंदोलन से मिशनरी लोग, बहुजन समाज के आंदोलन को समझने वाले लोग एमपी एमएलए बनेंगे, सदन में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे और वहां जाके अपनी जमात के हितों के लिए लड़ेंगे, तब जाके आंदोलन सफल होगा, तब जाके बहुजनों का राज आएगा। लेकिन लोग जाते हैं, आज लोकतंत्र नहीं है, धनतंत्र है। आप सुनिए और समझिए। चुनाव आयोग यह कहता है कि 30 लाख रुपए से ऊपर की रकम आप खर्च कर सकते हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। लगभग यही रकम है। आप ये बताइए, बहुजन समाज के कितने लोग हैं जो 30 लाख रुपए अपने बैंक में फंड रखते हैं? बताइए। जब बहुजन समाज के लोग रोटी रोटी के मोहताज हैं, तो ये 30 लाख का पैमाना आपने किसके लिए रखा है? ये पैमाना आपने उसके लिए रखा है जिसको आप भेजना चाहते हैं। ये लोकतंत्र है। मेरे जैसे गरीब का बेटा भी सपना देख सकता है, अपने लोगों की परेशानियों को, उनके आंसुओं को, उनके दुख को खत्म करने का प्रयास कर सकता है। और आप ये पहला पैमाना बना रहे हो पैसे का। जब आपने पैमाना बना दिया तो समझिए कि गरीब की हैसियत नहीं कि वो इस लोकतंत्र में सर्वाइव कर रहा है। सब लोग पैसे वालों को टिकट देते हैं, पैसे वालों को आगे बढ़ाते हैं। गरीब का बच्चा सपना देख के अपने मन को, सपने को सीमित करके, अपने सपने को कुचल के वहीं का वहीं सीमित रह जाता है। इसलिए मैंने दल बनाया कि आजाद समाज पार्टी के माध्यम से मेहनत करने वाले ईमानदार नौजवानों को हम लोग विधानसभा भेजने का काम करेंगे। क्योंकि अगर पैसे वाले गरीबों के बारे में सोचते तो मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि कोई भी आदमी देश में गरीब नहीं रहता। अगर पैसे वाले गरीबों के दुख को खत्म करने का प्रयास करते तो मैं समझता हूं कि देश में कोई दुख न रहता। दुख अगर है तो उसका कारण और हर एक कारण का निवारण है। तथागत दुख ने भी कहा है कि हर समस्या के पीछे कारण और हर कारण का निवारण है। तो ये लोकतंत्र है। काशीराम साहब कहते थे कि जिनका राज होता है, जिनके पास सत्ता होती है, उनके पास कानून बनाने की ताकत होती है। जिनके पास कानून बनाने की ताकत होती है वो अपने लोगों के लिए नीतियां बनाते हैं। और जिनके पास ये दोनों ताकतें होती हैं, उनकी बहन बेटियों पे कोई अन्याय अत्याचार नहीं करता, उनकी बच्चों पे कोई जुर्म जाति नहीं करता, उनका कोई अपमान नहीं करता, उनके अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। मैं जब अपने लोगों के चेहरे देखता हूं, ये जो यहां बैठे और जो किसी कारण संसाधन न होने के कारण, क्योंकि ये पैसे में बुलाई गई भीड़ नहीं है। क्या आप में से कोई भी व्यक्ति पैसे लेके आया है? दोनों हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। क्या कोई आप में से पैसे लेके आया है? तो मैं समझता हूं कि जो लोग यहाँ हमारे बैठे हैं, जो बिना साधन के कारण यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन घर में बैठ के सोचते हैं कि हमारा बेटा, हमारा भाई हमारे दुखों से हमें मुक्ति दिलाएगा। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं नौजवान साथियों, 4 महीने बाकी हैं। जितनी मेहनत आपने आज की है, अगर अगले 4 महीने की आपने गांव गांव जाके बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा बनाने का काम किया, आपने गांव गांव में जाके बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया,
आपने गांव गांव में जाके आजाद समाज पार्टी की नीति, नियत, उद्देश्य बताने का काम किया। आपने गांव गांव में जाके माताओं बहनों को राजनीतिक रूप से सचेत करने का काम किया। तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके मुकाबले कोई टिक नहीं पाएगा। अगर आपका बूथ सबसे मजबूत रहा तो उत्तर प्रदेश परिवर्तन मांग रहा है। उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे आपका भाई, आपका बेटा, आपका लाभ बैठेगा। आप इस बात को याद रखना। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं कि ये सारी सरकारें हैं। आप अपने दिल से पूछ के बताओ, अपने दिल में हाथ करके पूछो, क्या कोई बहन रात को 10 बजे सड़क पे निकल सकती है अकेले? बताओ, क्यों नहीं निकल सकती? जब पुलिस है, प्रशासन है, हम सब लोग परिवार वाले हैं, तो वो कौन सी सोच है जो बहनों के अधिकारों को, उनके सम्मान को छीनती है? ये सोच, इस सोच को डायनामाइट से उड़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो? डायनामाइट से उड़ाना पड़ेगा। जो बेड़ियां, जो परेशानियां, जो मुसीबतें अपनी तरक्की के रास्ते में हैं, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, उनको डायनामाइट से उड़ाना पड़ेगा। आपको रास्ता ही नहीं है। आपको अपनी समस्याओं को, बेड़ियों को काटना ही पड़ेगा। मैं फिर आपको आगाह कर रहा हूं, हमने 2-3 चीजें इंपोर्टेंट बता दी हैं जो आने वाले कल के लिए, लेकिन मैं आपको जो बहुत जोर देकर बता रहा हूं, सोया हुआ समाज और मरा हुआ समाज एक जैसा होता है। सोए हुए को उठाया जा सकता है, मरे हुए को जलाया जा सकता है, दफनाया जा सकता है। एक इससे भी अलग समाज है जो आंख बंद करके बैठ जाए। आपसे मैं जवाब मांगना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि आप अपने दिल से जवाब देंगे, मुंह दिखाई जवाब नहीं देंगे। सबसे आप लोग इस आंदोलन को जानते हैं। क्या कभी मैंने आप लोगों को अकेला छोड़ा? क्या कभी मैंने आपको निराश किया? क्या कभी कोई ऐसा मामला हो जिसमें सब लोग चुप बैठ गए हो? क्या कभी मैं चुप बैठा? क्या भीम आर्मी के लोगों ने कभी आपको धोखा दिया? क्या कोई ऐसा मामला है जिस दिन हमने आपको पीठ दिखाई हो? अभी भाई लखवीर की हत्या हुई, आपने देखी होगी सिंगू बॉर्डर पे। सारे नेता चुप, क्योंकि उनका वोट न बिगड़ जाए। कोई बोलने को राजी नहीं है। लेकिन क्या आपका भाई वहां गया है नहीं? क्या बताओ, क्या उस परिवार को विश्वास दिला के आया नहीं आया? देखो, सब लोगों के लिए आप वोटर, चुनाव का समय आएगा, आपके पैर दबाएंगे, आपके पैर भी धोएंगे। चुनाव के बाद 5 साल तक आपकी गली में दिखाई भी नहीं देंगे। फैसला आपको करना है। एक तरफ वो लोग हैं जो चुनाव के समय आएंगे, वोट मांगेंगे, आपकी बात करेंगे, ये कहेंगे कि आपके जात के नेता है, और एक तरफ भीम आर्मी के लोग आजाद समाज पार्टी के। जैसा मैंने बताया, कोई बहन ऐसी नहीं जो इस बात को नकार दे, चाहे वो किसी भी समाज की बहनों की। भीम आर्मी से ज्यादा सुरक्षा अगर कोई बहनों के सम्मान के लिए लड़ता हो तो कोई बहन इस बात को नकार नहीं सकती। ये आपकी ताकत है। अभी मैं होटल से आ रहा था, मेरे साथियों ने बताया कि कुछ दूसरे संगठन दल के लोग कह रहे हैं, वो आए हैं ये कहने कि हम विरोध करेंगे। मैंने इनको समझाया कि वो विरोध करने नहीं आए। इस सरकार में जो उनकी सरकार है, कोई परेशानी रही होगी, उनको भी विश्वास है कि चंद्रशेखर आजाद हल कर सकता है, वो अपनी परेशानी बताना है। ये मुझसे कह रहे हैं कि वो पुलिस को बता दो। हमने कहा कि बिना सरकार के भी सरकार जैसा माहौल देती है बहुजन समाज को भीम आर्मी। तो जिसके पास ऐसा संगठन हो उसे किसी और की जरूरत क्या है? देखो, आप लोगों की शिकायत ये रहती है कि पुलिस के लोग काम नहीं करते हैं। पहली बात तो मैं आपको दूर आपकी शिकायत कर देता हूं। पुलिस एक सरकारी संस्था है जो सरकार की होती है, जिसकी सरकार उसकी पुलिस, समझ रहे हो? ये ताली बजाने वाली क्या बात है? मैंने तो सच बताया आपको। जिसकी सरकार होती है पुलिस उसकी होती है, ठीक है? तुम अगर चाहते हो
कि ये काम करे, तो तुम्हें क्या करना होगा? क्या करना होगा? जब तुम्हारी बन जाएगी तो ये किसके लिए काम करेंगे? एक और चीज, जो बहुजन समाज के लोग पुलिस सेवा में हैं, वो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि जो गरीब, परेशान, पीड़ित उनके पास आके उसको न्याय दिला दे। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग उनके हाथ पैर बांध देते हैं, वो उनको करने नहीं देते। पुलिस के लोग 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं। आपका व्यक्ति मर जाए, आप लाश को देख के पीछे हट सकते हैं, पुलिस के लोग नहीं हट सकते। वो किसी भी हालत में वो शरीर उसके पास रहेंगे। बहुत बड़ा काम करते हैं, 24-24 घंटे 7-7 दिन ड्यूटी करते हैं, परिवार के पास नहीं जा पाते। बॉर्डर स्कीम लग जाती है, अपने परिवार से 400-500 किलोमीटर दूर रहते हैं, इनका भी घर परिवार। जब हम सबकी परेशानियां सुनते हैं, जैसे हमने विकलांग समाज, जो विकलांग भाई उनकी परेशानी सुनी कि सरकार बनते हम सबसे पहले विकलांग आयोग बनाएंगे, हर एक विकलांग को पंचायत में आरक्षण की व्यवस्था करा के देंगे, उनको भी मुख्य धारा में जोड़ेंगे। उसी तरह हमने यह भी तय करा कि बाकी सब लोग तो कहते हैं हम पुलिस की ड्यूटी 8 घंटे करेंगे, हर हफ्ते में इनको एक छुट्टी देंगे। इनकी तनख्वाह जो है ना, देखो जब ट्रांसफर हो जाता ना किसी का, उनको समझ नहीं आता बच्चे कहां पढ़ेंगे। हर आदमी अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है, अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है। उनकी शिक्षा का उचित इंतजाम हम लोग करेंगे, उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी करेंगे कि उन्हें अपना घर चलाने के लिए किसी तरह के करप्शन की जरूरत ना पड़े, किसी गरीब को सताना ना पड़े, क्योंकि कुछ अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट है, सब लोग भ्रष्ट नहीं है। तो उनकी तनख्वाह बढ़ाएंगे क्योंकि वो ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, इस बात का समर्थन करते हो आप लोग? एक और बुनियादी काम सफाई कर्मचारियों के लिए, बहुत दिन पहले मैंने नोएडा में बात कही थी कि जिस दिन हमें अवसर मिलेगा, कोई भी सफाई कर्मचारी काम ठेकेदारी की प्रथा में नहीं होगा। ठेकेदारी प्रथा खत्म करके सबका नियमित किया जाएगा, सरकारी नौकरी दी जाएगी। जरूरी है, क्योंकि जितने लोग सीमा पर शहीद होते हैं उतने लोग सीवर में भी मरते हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं करता, उनकी जिंदगी कोई अहमियत नहीं है। हमें उनकी अहमियत को समझना पड़ेगा, उनका भी योगदान है, वो भी कोरोना वॉरियर थे, लेकिन चरित्र देखे। ये बात में मानवता के विरुद्ध अगर मुझे कहनी पड़ेगी कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है, इसकी पद्धति करने में फर्क देखिए। जब लखनऊ में एक तिवारी जी के साथ पुलिस की दुर्घटना में उनकी जान जाती है, तो एक क्लास 1 की नौकरी देते हैं, ये 50 लाख रुपए देते हैं। जब मनीष गुप्ता जी की जान जाती है, ये 40 लाख रुपए देते हैं और एक नौकरी देते हैं ओएसडी की। लेकिन जब हाथरस में हमारी बहन की जान जाती है, तो इस निकलमी सरकार ने ना तो अब तक नौकरी दी, ना ही उनको घर दिया, ये इनकी कतरी करनी फर्क है। इससे मेरी लड़ाई है। कल अपनी जान बचाने के लिए आगरा में अरुण वाल्मीकि की हत्या पुलिस के लोगों ने कर दी। और मैं पूछना चाहता हूं, आपको वर्दी सरकार ने शोषितों को न्याय दिलाने के, पीड़ितों को न्याय दिलाने के दिए या हत्या करने के लिए दिए? कोई सही काम करेगा उसको प्रोत्साहन देंगे, उसको प्रोत्साहन राशि भी देंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रमोशन भी करेंगे। लेकिन कोई मानवता के न्याय के विरुद्ध काम करेगा, उसकी नौकरी भी खत्म कर देंगे और उस पर मुकदमा लिख के जेल भी भेजेंगे, सजा भी दिलाएंगे। कोई भी गैर संवैधानिक काम करेगा उसको संविधान समझाने का काम करेंगे। मैं जाऊंगा कल, अध्यक्ष जी का आदेश आया, हम लोग कल अरुण भाई के परिवार से मिलेंगे। मुझे तकलीफ है, मुझे कल ही जाना चाहिए था, लेकिन मुझे बाबा साहब का वो लाइन याद आती है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे और उनका बेटा राजरतन मरा पड़ा था, मां रमाबाई ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर आप तो कहते थे कि राजरतन राज करेगा, ये तो राजरतन की जान चली गई। आप झूठ बोलते थे, आज इसको कफन की जरूरत है, आप यहां रहिए,
इसका अंतिम संस्कार कीजिए। लेकिन मेरे रहबर ने कहा कि अगर आज एक बेटे की परवाह करूंगा तो करोड़ों की जान चल जाएगी, मुझे करोड़ों की चिंता है, इसलिए मैं बोलने मैं उनको मानने वाला व्यक्ति, मुझे मेरा जिस्म छलनी है। आपने मेरी सफेद कमी देखी, लेकिन मेरे अंदर जो जख्म है शायद आपने ना देखे हो। मुझे कल उस परिवार के साथ होना चाहिए था, लेकिन मुझे यह भी परवाह थी कि मेरे लोगों ने अपनी जेब काट के अपने खून पसीने से मेरे लिए वहां रैली आंदोलन की व्यवस्था की। अगर मैं नहीं गया तो उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। ये कहने के लिए मैं यहां आया हूं कि मेरा जमीन गवारा नहीं करता कि मैं रैली करूं जब मेरे किसी भाई का कत्ल हो जाए, लेकिन मैं इन लाखों लोगों की जीवन की भी परवाह करता हूं कि अगर हम लोगों ने ताकत नहीं बनाई साथियों, तो अगले, क्योंकि काशीराम साहब कहते थे कि जो कौम अंधे अत्याचार खिलाफ आवाज नहीं उठाती वो लाशें उठाती। अगले 5 साल में आपकी लाशें नहीं उठाना चाहता, इसलिए मैं ताकत चाहता हूं, इसलिए मैं यहां। मुझे आज तो भूख लगती है, आप रोटी खाते हो नहीं खाते बताओ, बताओ खाते नहीं खाते हो? आपको प्यास लगती है, पानी पीते हो नहीं पीते हो? आपको बीमारी होती है तो दवाई लेते हो नहीं लेते हो? मुझे भूख लगी है कि मैं इस देश की सत्ता पे काबिल होकर अपने लोगों की गुलामी की बेड़ियां काट दूं, और मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं। मैं नहीं जानता कि मेरे आखिरी दिन कौन सा होगा, नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि मैं कैसा स्वाभिमानी और लड़ाकू समाज तैयार करके जाऊंगा जो झुकेगा नहीं किसी भी कीमत पे, जो झुकने नहीं सकेगा। अभी हमारे 2 बड़े आंदोलन तैयार है। एक तो इस देश में जातिवार जनगणना होनी चाहिए, जिसकी इतनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जिसका जितना जो लोग साधन पे संसाधन में काबिल है। ये सबसे आगे बैठे हो, आवाज आ रही नहीं आ रही? चुपचाप होकर बैठे। जिनकी जितनी संख्या है, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, कोई हो, उनकी संख्या की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जानकारी होगी तो ये पता लग जाएगा कि देश की जमीन पे कौन काबिज है, देश के बिजनेस पे कौन काबिज है, सुप्रीम कोर्ट में कौन काबिज है, हाई कोर्ट में कौन काबिज है, सारे जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनके टॉप पे कौन काबिज है, जितने भी संस्थान हैं उनके टॉप पे कौन काबिज है, जितना भी जो है तमाम जगह रिसोर्सेज है प्राकृतिक, उस पे कौन काबिज है, किसने किसके अधिकार छीने हैं। जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा तो शायद आपको एहसास हो जाएगा कि आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन। ये लड़ाई जो भागीदारी की लड़ाई, जिसके लिए काशीराम साहब ने नारा दिया था कि ये जिसकी इतनी संख्या वाले उसकी इतनी हिस्सेदारी, यह आंदोलन तभी सफल होगा जब इन जातियों को आप जोड़ने का काम करोगे और टुकड़ों में बटे हुए बहुजन समाज में भाईचारा स्थापित करने का काम करोगे। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इन सब लोगों को जोड़ के अपनी बात समझा के और इनके वोट का सही प्रयोग कराने का आप काम करोगे, तभी जाके लोकतंत्र में कहते हैं जिसके पास वोट होती है उसका राज होता है, तब जाके आपके हाथ में राज आएगा। जब राजकाज आपके हाथ में आएगा तभी जाके नीति बनेगी, क्योंकि अगर और किसी को बनानी होती तो अब तक बन गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निजीकरण शुरू करवा दिया। पीछे मकसद क्या है कि SC, ST, OBC को जो आरक्षण मिलता है वो खत्म कर दिया जाए, क्योंकि आरक्षण से जो नौकरियां मिलती है उन नौकरियों की बदौलत आपके लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो एक आदमी क्लर्क बन जाता है वो अपने बेटे को क्लर्क नहीं बनाना चाहता, वो अपने बेटे को अधिकारी बनाना चाहता है। हमारे महापुरुषों ने कहा था कि चाहे एक रोटी कम खाना अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और इसलिए हमारे लोग शिक्षा को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन इन्होंने महंगी शिक्षा कर दी है। गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, अमीर आदमी के बच्चे पढ़ लिख ले रहे हैं, और हमारे लोग जब पढ़ नहीं पा रहे तो अपने हकों के लिए लड़ नहीं पा रहे। काशीराम साहब कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते, जिंदा लोग रुकने नहीं देते। आप जो मिशन चला रहे हो, मैं जिंदा कौम को सलाम करता हूं,
और ये आपसे कहना चाहता हूं, अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हम लोग तैयार हो जाओ, हम लोग राजनीति में बने। ये भारत और भारत में भारतीय संविधान सबको बराबरी का अधिकार देते हैं। ये मेरे आगे जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाले खड़े होकर बैठ जाओ, तुम्हारी बात हमने सुनी है। ये लवनेट दिख रहा है, मैं यहीं से देखो, ये बात याद दिला तो बता देता हूं। अभी एक शिक्षक भर्ती हुई थी, मैं सभी मंचों से इस बात को कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चार चरित्र देखिए आप। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, मुख्यमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सामाजिक न्याय। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, ऑन रिकॉर्ड है। इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग बयान की रिपोर्ट है कि 20,000 पद SC ST OBC के बच्चों के ये लोग खा गए। 20,000 का मतलब समझते हैं, 20,000 नौकरी, 20,000 नौजवान बहन भाई सरकारी सेवा में जाते, दो काम करते। एक तो उनको तनख्वाह मिलती तो अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करते, दूसरा वो शिक्षक बनकर समाज के लोगों को तैयार करते और वो ये बताते कि असली चाबी कहां है, असली रास्ता कहां है, ये वो बताने का काम करते। क्योंकि शिक्षक समाज का दर्पण होता है। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे, उन्होंने मुझे मरते वक्त ये कहा, मैं अमेरिका पढ़ने जा रहा था, कहां चंद्रशेखर बेटा पढ़ लिख के विदेश में जाके अपने आप को तरक्की कर जाओगे, लेकिन जो कर्ज बाबा साहब अम्बेडकर का हमारे ऊपर है उसको कौन उतारेगा बेटा? जो अन्य अत्याचार गुलामी हमारे लोगों में थोपी गई उसको कौन काटेगा भाई? हर आदमी अगर अपने बारे में सोचेगा। तो मैंने कहा बाबूजी बताओ क्या बात। 8 महीने उन्होंने जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, मुझे दिन रात ये समझाया कि हालात क्या है। और 2013 11 जनवरी की सुबह उनकी जब डेथ हुई तो मैंने अपने परिवार को कहा कि अब मैं जब तक इस गुलामी को नहीं काट दूंगा मैं चैन की सांस ले लूंगा। आज हम लोग इसी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, वरना अगर MP MLA बनना होता तो बहुत रास्ते थे। आप सब लोग जानते हैं कि आप लोग मुझे किसी भी सदन में भेज देते।